यूनिट जो 9 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें हमें अपने टॉपिकों को पढ़ना है। इसमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ें हैं, हम जब मेंस पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर डिटेल चर्चा करेंगे। इसमें हम बताएंगे आपको रोबोटिक्स के बारे में, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में। साथ ही साथ हमारे आने वाले वीडियो में आप इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण आयाम और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। एक चीज़ होती है प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें कि हम इंफॉर्मेशन को प्रोडक्ट करते हैं और सूचना प्रौद्योगिकी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जो है वहाँ पे इनपुट डाल के आउटपुट लिया जाता है, आउटकम में कन्वर्ट किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन के अलावा एक चीज़ होती है प्रोडक्शन ऑफ सिक्योरिटी, जिसके अंतर्गत हम साइबर सिक्योरिटी जैसी टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो एक हो गया इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन, एक हो गया इंफॉर्मेशन ऑफ सिक्योरिटी, और एक चीज़ होती है इंफॉर्मेशन ऑफ नेटवर्किंग। इसके अंतर्गत जो है हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो रोबोट क्या है? रोबोट एक प्रकार की मशीन है, यूजुअली जो प्रोग्रामेबल तरीके से कंप्यूटर के अंदर बनाई जाती है, और एक कुल मिला के मनुष्य को जो है उसके अंदर, कृत्रिम मनुष्य के अंदर जो है इंटेलेक्चुअलिटी या बुद्धिमत्ता लाने का प्रयास है, और इंटेलेक्चुअलिटी या बुद्धिमत्ता लाने की दिशा में जो काम किया जाता है उसी को रोबोटिक्स कहा जाता है। दुनिया में सबसे पहली बार अगर रोबोटिक्स के क्षेत्र में हम देखें कि काम कब चालू हुआ, 1927-28 में ये गाकू टेनसोकू, है ना, गाकू टेनसोकू, ये पहला रोबोट था जो 1927-28 में जापान के द्वारा बनाया गया था। इसको मैकोको निशिमुरो बुल्ट नाम के व्यक्ति के द्वारा, या मैकोटो निशुमुरो के द्वारा जो है जापान में पहली बार बनाया गया था। और ये गोकू टेनसोकू ये पहला रोबोट था जो 1927 में जो है यहाँ पर बिल्ट किया गया था। ठीक है, इसी पर आधारित एक प्रश्न भी अभी एमपीपीएससी में पूछा गया था, क्योंकि जो जनरल मोटर्स कंपनी थी, उस जनरल मोटर्स कंपनी ने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है सबसे पहले इस दिशा में काम करना चालू किया था जनरल मोटर्स कंपनी के द्वारा। और जनरल मोटर्स कंपनी के द्वारा यहाँ पर जो काम करना चालू किया गया था, तो उन्होंने जो एक रोबोट यहाँ बनाया था उसका नाम पूमा था, और वो जो पूमा नामक रोबोट बनाया गया था वो ही अभी हाल ही में परीक्षा के अंदर पूछा गया था। मेरा यहाँ बताने का मकसद सिर्फ यह है कि अध्ययन काफ़ी विस्तृत और व्यापक होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा का जो स्वरूप है वो थोड़ा सा गहराई पर जा रहा है। तो जो पूमा है ये प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबलिंग, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक मोटर कंपनी के द्वारा उस समय में ये रोबोट यहाँ पर तैयार किया गया था, और ये परीक्षा में अभी हाल ही में पूमा पूछा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो रोबोटिक्स के बारे में मैंने आपको पहली चीज़ तो ये बताई कि सबसे पहले रोबोटिक्स एक प्रकार की आर्टिफिशियल मशीन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसके द्वारा यहाँ पर चीज़ों को दृष्टिकोण किया गया है। दूसरी चीज़ मैंने गाका टेनसोकू प्रोजेक्ट के बारे में बताया, जो विश्व का पहला रोबोट था, और गाका टेनसोकू जो जापान के द्वारा 1927 में बनाया गया था। और उसी समय अमेरिका के अंदर जनरल मोटर्स कंपनी ने एक पूमा नाम का रोबोट बनाया था, जिसको प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबलिंग के नाम से जाना गया, और उस समय इस प्रोजेक्ट पे जो है इस दिशा में काम भी किया गया। और साथ ही साथ जो है कई दृष्टिकोण से जो है इस दिशा में काम वहाँ पे होते चले गए। ये आप देख रहे हैं, ये मशीन यहाँ पे बनाई गई थी पूमा नाम की, और कई वैज्ञानिकों का दल इस काम में लगा हुआ था जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ये इस दिशा में काम चालू किया गया था। इसके बाद ये एसिमो आप देख रहे हैं, एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मोबाइल, जिसको होंडा कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया वर्ष 2000 में, और एक सहायक के तौर पर इसे इस्टेब्लिश किया गया। 130 सेंटीमीटर लंबा और 54 केजी वजन वाला एसिमो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 2 पैरों पर चल के दौड़कर क्षमता रखता है, और एक मशीन के तौर पर जो है काम करके जो है अपने आप को प्रूफ करता है। और एसिमो को जो है होंडा कंपनी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, पूछ सकता है। यह है फेमी सैपियन,
ये स्त्री की शक्ल में मिलता जुलता है, वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया। यह दृश्यों, ध्वनियों और स्पर्श के प्रति एक प्रकार की प्रतिक्रिया दे सकता है। क्रमिक गतियों के आधार पर कार्यक्रम योजनाबद्ध प्लान किया जा सकता है इसके द्वारा, है ना, फेमिसेपियन। तो आपको पूरा का पूरा रोबोट टॉपिक पढ़ते समय एक चीज़ ध्यान में रखना है, हमारा एक वीडियो ऑलरेडी रोबोटिक्स पे काफ़ी डिटेल में यूट्यूब पे है, आप उस वीडियो को भी जो है हमारे टोटल वीडियोस की सीरीज़ में जाके देख सकते हैं। वहाँ हमने मेंस के दृष्टिकोण से रोबोटिक्स पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, और ये मेंस में पेपर 3 के अंतर्गत भी है, और इस बार भी हम उसको मेंस में वापस फिर से नए इनोवेटिव तरीके से पढ़ाएंगे। ये कुछ चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है। थोड़ी सी गलतियाँ करते हैं हम, वरना एग्ज़ाम निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको सही दिशा में सही तरीके से तैयारी करना चाहिए। बड़े सपने, बड़े लक्ष्य रखने से ही कुछ नहीं होगा। आपको बड़े लक्ष्य, बड़े सपने पूरे करने के लिए बड़ी मेहनत भी सही दिशा में सही समय पर करनी पड़ेगी। ये HRP 2M कोरोमैट 35 सेंटीमीटर लंबा और 1.5 पाउंड का वजन वाला है। मानव की शक्ल से मिलता जुलता रोबोट है। ये आर्ट लिनक्स पर कार्य करता है। एक कठोर वास्तविक परिस्थिति वाला लाइनेक्स है। जापान के प्रगतिशील औद्योगिक विज्ञान तकनीक राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे विकसित किया गया है। नाम याद रखेंगे, HRP 2M कोरोमैट, जापान का है। यह इप्सिना रोबोट, ये दुनिया का पहला एंड्रॉइड रोबोट है जिसके पास अरबी भाषा लैंग्वेज में बातचीत करने की कैपेबिलिटी है। 11वीं शताब्दी के प्रसिद्ध बहुश्रुत के नाम पर इनका नाम इबासिना रखा गया है। संयुक्त अरब अमीरात और वहाँ के विश्वविद्यालय ने इस इंटरेक्टिव रोबोट्स को जो है बनाया है, और UAE का यह रोबोट है। इसका नाम है इप्सिना रोबोट, है ना। यह स्वार्म रोबोट जो कि बहु रोबोटिक प्रणाली का एक कोऑर्डिनेशन है, 2 या 2 से अधिक रोबोटों के बीच एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल करने के लिए और रोबोटों के वातावरण के साथ एक अंतरक्रिया करने के लिए, ताकि वो एक सामूहिक व्यवहार, वहाँ पे एक कलेक्टिव बिहेवियर उनके बीच में डेवलप हो। ये स्वार्म रोबोटिक्स सिस्टम डेवलप किया गया है ना। जब भी क्वेश्चन आया हुआ था, ये व्योममित्र है। अभी हाल ही में MPPSC ने पूछा था, जैसे पूमा पूछ लिया था। हाँ, आप उसी तरीके से पढ़ाई करें। रोबोटिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन थे, है ना। आप सही तरीके से तैयारी करेंगे, आपका दृष्टिकोण सही होगा तो निश्चित तौर पे क्वेश्चन बनेंगे। ये व्योममित्र है, और इसरो के द्वारा जो है व्योममित्र को बनाया गया था जनवरी 22, 2020 में बेंगलुरु में। और ये व्योममित्र एक अर्धमानवीय महिला रोबोट है, और 24 जनवरी को जो है 2020 में इस को भेजा गया था अंतरिक्ष यान के अंतर्गत। और अभी जो इसरो जो अपना गगनयान भेज रहा है, गगनयान 1, तो गगनयान 1 में इसको जो है भेजा जाएगा। 2022 में प्रोजेक्ट हमारा चालू होगा। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो 15 अगस्त 1969 को बना, है ना, उसके द्वारा विच ऑर्गेनाइज डेवलप इंडियन रोबोट व्योममित्र। तो व्योममित्र जो है इसरो के द्वारा डेवलप किया गया। तो इसरो का ये पूरा प्रोजेक्ट था। अभी हाल ही में परीक्षा में भी यह पूछा गया था। आप समझ सकते हैं कि आपको करंट अफेयर्स से ही जोड़कर सारी चीज़ें पूछी जा रही है। इसमें मैं हमेशा कहता हूँ, जो रहेगा चर्चे में वही आएगा पर्चे में। इसलिए यूनिट 1 से यूनिट 10 की हर टॉपिक, हर हेडिंग को पढ़ते समय करंट में कनेक्टिविटी जोड़ते हुए पढ़ें। और नोट्स जब बनाएं तो खूब दिल लगाकर, मन लगाकर, मेहनत कर पॉइंट वाइज लिख कर, समझ कर, सुनकर, जहाँ से आपको अच्छा लगे। आप कोई एक मेंटर तो आपको चुनना पड़ेगा जो आपको प्रॉपर गाइड करेगा, जो आपको समय पे वीडियोस प्रोवाइड करेगा, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में सिस्टम से पढ़ाएगा। आपको MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको कंटेंट मटेरियल देगा। क्योंकि जब तक आपके सामने कोई मेंटर नहीं होगा, आपको मोटिवेट करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा, आपके पास कोई लीडर नहीं होगा, तब तक चीज़ें जो है उस दिशा में जैसा होना चाहिए वो नहीं हो पाएंगी। और मैं आपको बता चुका हूँ, जिस तरीके से MPPSC ने अपने पैटर्न में यकाएक बदलाव किया है, वो एक बड़ा सकारात्मक कदम है। क्योंकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश से UPSC के भी परिणाम इस दिशा में सुधरेंगे। क्योंकि MPPSC अब सतही तैयारी कर कोई नहीं निकाल सकता। अब आपको गहराई में जाकर ही ऊंचाई तक पहुंचना पड़ेगा, और एक डिटेल स्टडी प्रोग्राम इसके लिए चाहिए, और इस दिशा में हम काम कर रही हैं। सोफिया रोबोट इंसानों की तरह दिखने और बातचीत करने में एक सोशल ह्यूमैनिटिक रोबोट है। सऊदी अरब की सिटीजनशिप हाल ही में दी गई है। इसने कुछ समय पहले 1200 विद्यार्थियों को जो है संबोधित किया था इंदौर के। उस समय सोफिया पे काफ़ी मीडिया कवरेज हुआ था। तो सोफिया दुनिया की पहली ऐसी रोबोट है जिसे इंसानों की तरह किसी देश की सिटीजनशिप मिली है। और हैंसन रोबोटिक्स ने 2016 में इसको डिज़ाइन किया था। इम्पोर्टेंट ये है कि आने वाले समय में अब जिस तरीके की चीज़ें संदर्भित हो रही हैं, पूरी की पूरी ये दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है। और इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
के अंतर्गत जो है चीज़ें रोबोटिक्स के दायरे से छूती हुई नज़र आ रही हैं। 1920-25 के दशक में, 1920 से 30 के दशक में 1927 के दौरान जो गुका टेनसोकू पहला रोबोट पूरी दुनिया का आया और रोबोटिक्स की दुनिया में क्रांति आई। धीरे धीरे 1956 आते आते जॉन मैकार्थी जैसे विद्वानों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में काम करना चालू किया। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाएंगे तो आपको और डिटेल में बताएंगे कि रोबोटिक्स का बैकग्राउंड कहाँ से कैसे आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका क्या रिलेशन है। तो वहाँ हम आपको बताएंगे कि कैसे 20 से 30 के दौरान रोबोटिक्स पूरी दुनिया में और 56 से लेकर 60 के दौरान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में किस तरीके से आगे बढ़ी। भारत सरकार ने 1958 में जब अपनी विज्ञान नीति लाई थी और विज्ञान नीति 58 में जब आगे बढ़ाते हुए बाद में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और पीवी नरसिम्हा राव से लेकर 2003 तक जितने भी प्रधानमंत्री थे उन्होंने तकनीकी नीति पर काम किया। तो 58 में जो नेहरू जी के द्वारा विज्ञान नीति लाई गई और 1983 से 2003 तक जो विज्ञान नीति का अनुसरण किया गया। बाद में 2003 में श्रद्धेय परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जो है विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में काम प्रारंभ किया गया और उसके बाद फिर मनमोहन सिंह सरकार ने वर्ष 2013 में विज्ञान प्रौद्योगिकी या साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेटिव अप्रोच को कहीं ना कहीं डेवलप किया और बाद में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा 2015 में फिर जो है एक साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन को जो है आगे की तरफ बढ़ाते हुए जो है टेक्नोलॉजी विजन पर काम किया जाने लगा। तो आने वाले समय में भारत के अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, चाहे वो इसरो हो, DRDO हो या भारत सरकार के अन्य प्रमुख तकनीक से जुड़े हुए संस्थान हो, वो इस दिशा में काम कर रहे हैं और शायद यही कारण है कि टेक्नोलॉजी को प्रिलिमिनरी के साथ साथ मेंस में भी वेटेज दिया गया है और इसलिए आपको थोड़ा अब टेक्निकली चीज़ों को करंट अफेयर से जोड़ के पढ़ना पड़ेगा। फूल में खुशबू रहती है और सीप में मोती रहता है। तेरा मेरा होगा मिलन धरती से अंबर कहता है। मेरे होठों पे रहना हरदम, साजों में छुपी सरगम